गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ईएमआई का लास्ट क्लास है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करेंट। तो आज के क्लास में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो याद करो, मैंने दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्सप्लेन किया था। अब करंट इसमें दो या करंट इसमें दो, इसमें करंट दो, इससे फ्लक्स देखो, इसमें करंट दो, इससे फ्लक्स देखो। उससे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा था वो कुछ इस तरह से आ रहा था, μ1 n1 n2 पाई अंदर वाले का रेडियस r² पाई r², और L किसका आ रहा था, जिसमें करंट दे रहे थे उसका L नहीं, जिसमें हम फ्लक्स निकाल रहे थे उसका लेंथ L। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट इसमें दो या करंट इसमें दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ये आता है। और मैंने क्या बोला था, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पर, ना कि करंट पर। उसके अलावा एक फैक्टर और पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर ये है कि दोनों कॉइल प्लेस्ड कैसे है। यहाँ पर तो एक कॉइल दूसरे कॉइल के अंदर है, हो सकता है कि एक कॉइल ये हो दूसरा कॉइल ये हो, तो उसके प्लेसिंग पर भी डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, दोनों कैसे हम लोग रखें। तो दोनों कॉइल के शेप एंड साइज पर तो डिपेंड करता ही है, मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों के बीच दोनों कैसे रखा हुआ है, इसको बोलते हैं सेपरेशन भी बोल सकते हैं। तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, इस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसके लिए तो मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्सप्लेन किया था। कुछ और सर्किट के लिए मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेन क्या करता हूं, क्वेश्चन रहते हैं वो तुमसे पूछ भी सकता है कंडीशन दे करके कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करके बताओ। तो कैसे कैसे पूछ सकता है। सबसे मैं इजी केस दिखाता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस का। सपोज ये कोई कंडक्टिंग लूप है, उसके सेंटर पर एक बहुत ही छोटा कंडक्टिंग लूप रख दिया गया, इसका रेडियस कैपिटल R, इसका रेडियस स्मॉल r। इन दो लूप्स का बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो तुमसे पूछेगा। कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने का वही तरीका है कि एक में करंट दो और दूसरे से फ्लक्स लिखो, एक में करंट दो दूसरे से मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो, और वो किसके बराबर कर दो, mi के। जो फाई इक्वल टू समथिंग इंटू आई आएगा, वही समथिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस बनने जा रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या, एक में करंट दो और दूसरे से फ्लक्स लिखो और उसको कंपेयर कर दो इससे। तो हम लोग करंट इसमें देंगे और फ्लक्स इसमें देखेंगे, ना कि मैं इसमें करंट दूंगा और इससे फ्लक्स देखूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर जगह का मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा जो हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन इसके कारण इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और ये जो लूप लिया हुआ है इसका रेडियस नेग्लिजिबल है, इतना छोटा हम ले रहे हैं रेडियस कि ये बिहेव हो रहा है पॉइंट सर्कल की तरह। ऐसा इसलिए लिया जाता है छोटा, ताकि मैं मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर हो वही मैग्नेटिक फील्ड मैं पूरे रीजन में लिख सकूं।
इसलिए ये बहुत छोटा लूप लिया जाता है। तो इसमें हम लोग करंट देंगे और उसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे और वही मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में होगा क्योंकि इसका रेडियस बहुत छोटा है। तो इससे फ्लक्स लिख लेंगे और फ्लक्स लिख करके जो आएगा उसको MI से कंपेयर कर लेंगे, यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका रेडियस वेरी स्मॉल क्यों लेते हैं, R इज मच लेस देन कैपिटल R, ताकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो हर एक पॉइंट पर सेम बने। तो मैं मान लेता हूं इसमें करंट कितना है I, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I/2R, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, इससे फ्लक्स एक ही टर्न है, अगर टर्न्स ज्यादा होता n टर्न्स होता तो यहाँ n हो जा, अगर इसमें n1 टर्न्स होता तो यहाँ n1 कर देते, एक टर्न था इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। इससे फ्लक्स लिख रहा हूं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, B इंटू पाई R²। अगर इसमें n2 टर्न्स होता तो एक टर्न से फ्लक्स इतना, n2 टर्न से फ्लक्स इतना। तो ये सब ध्यान रखना, टर्न्स पर भी डिपेंड करेगा। B का वैल्यू कितना, ये वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नॉट पाई R²/2RI। अब ध्यान दो, फाई इक्वल टू MI, यही तो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों लूप्स के लिए, म्यू नॉट अपॉन 2R पाई R²। अगर इसका n1 टर्न्स होता है, इसका n2 टर्न्स होता तो यहाँ n1 और n1 इंटू n2 और आता, यहाँ n1 और यहाँ n2, तो n1 n2 और हो जाता अगर इसमें n1 टर्न्स इसमें n2 टर्न्स। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर देगा और ये जो सर्कुलर लूप लिया गया था, स्क्वायर लूप, उसके सेंटर पर फिर से एक स्मॉल लूप जिसका रेडियस स्मॉल r, इसका साइड लेंथ a और a इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r। और उसी रीजन से क्योंकि सेंटर पर इसके पूरे अंदर हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, इसलिए इसका रेडियस बहुत ही छोटा लिया गया है ताकि अपने को ये पॉइंट सर्कल जैसा बिहेव करे। क्योंकि सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो इस सर्किट के लिए बोल देगा ये कंडक्टिंग लूप है, ये कंडक्टिंग लूप है, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, फाइंड M। तो करंट दे दो तुम, इस करंट के कारण सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लिखो। अब याद करो फाइनाइट लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते थे, स्क्वायर है तो ये 45, ये भी 45 और ये डिस्टेंस a/2। इस लेंथ के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन, करेंट I दे रहा हूं, I अपॉन डी की जगह a/2। याद करो इंटीरियर एंगल लिखते थे तो cos θ1 प्लस cos θ2, cos 45 प्लस cos 45। ये इसके कारण यहाँ पर वही होगा, इसके कारण यहाँ पर वही होगा, इसके कारण यहाँ पर वही होगा, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड B सेंटर पर, सेंटर नहीं बोल सकते, हाँ
ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल सकते हैं, बी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, ये कितना हो जाएगा cos 45 1/√2। इसके जगह पर एक स्टेप मैं आगे बढ़ा करके ये 2 ऊपर चला जाएगा, √2 ये 2 ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 2√2 है, यहाँ से 4, तो कितना हो जाएगा 8√2 μ0/4 पाई I/A। ये पूरे के कारण ज्योमेट्रिकल सेंटर और मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे फ्लक्स लिख दो। फ्लक्स कितना लिखेंगे, इसका एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में ये लूप है। अगर कुछ एंगल बना कर दे दे, बोल दे कि ये बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन ये क्या है, बोर्ड के प्लेन से 30 डिग्री एंगल पर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अभी जो लूप प्लेन में है ये, उसको इस तरह से कर दिए, तो 30 डिग्री से घुमाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, एंगल वगैरह भी सेम प्लेन में है दोनों, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 हो रहा है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, B इंटू पाई R²। I को बाहर कर देता हूं, बाकी सबको एक जगह, तो ये और ये क्वांटिटी, इतना को मिलाकर क्या लिखूंगा 8√2 μ0/4 पाई A पाई R²। पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा तुम्हारा, यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। कंपेयर करेंगे, फाई इक्वल टू एम आई, तो एम कितना हो गया 2√2 μ0 R² A। तो देख लो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आसानी से फाइंड कर रहे हैं। ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा ये क्वेश्चन। एक केस मैं और दिखाता हूं जो इन सबसे अच्छा है। वो केस क्या है, सपोज ये कोई कंडक्टिंग लूप है, उसके कोएक्सियल, उसी के एक्सिस के अलोंग, उसके कोएक्सियल एक और लूप रखा गया है, इसका रेडियस स्मॉल r, इसका रेडियस a, इसका रेडियस a, और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं, इसका रेडियस को मैं स्मॉल r, इसका रेडियस को मैं कैपिटल R इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इसका रेसिस्टेंस भी मुझे देना है एक केस के लिए। तो इसका रेडियस मैं a ले रहा हूं और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं l। इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करो, फाइंड m। फिर से वैसे ही सोचना है, इसमें करंट देंगे, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे। ये बाहर वाला सेक्शन है,
करंट मैं देता हूं इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर। ये B का वैल्यू लिखने आता है तुम्हें, याद करो। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर को के कारण एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट करते हैं इसको। तो इसको मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट करेंगे तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल के कारण। तो मैं मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल से याद करो, के 2p/r³, या फिर इसको ऐसे भी लिखते थे r², ये लिखते थे। तो इसी फॉर्मेट में मैं लिखने जा रहा हूं। तो मैग्नेट के कारण, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर मैं इसे P पॉइंट देता हूं तो B@P कांस्टेंट μ0/4π 2p 2μ a² + l² का पावर 3/2। अब यहां पर म्यू क्या होगा, I × πr²। n टर्न्स होता तो मैं n कर देता यहां, सिंगल टर्न से मैं मान के चल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये μ0/4π 2I πa²। इससे फ्लक्स लिखो, तो फ्लक्स कितना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0, मैग्नेटिक फ्लक्स BA। एरिया कितना, πr² और ये वाला I। phi = mi। तो m का वैल्यू कितना, ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्वेश्चन एससी वर्मा में दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ होगा। अच्छा, एससी वर्मा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है ईएमएफ निकालने के लिए। तुम देखना, एक सर्किट बनाया हुआ होगा इस तरह से, बैटरी लगा करके, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, कंडक्टिंग लूप है जो एक बैटरी से कनेक्टेड है, वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है जिसमें रियोस्टेट लगा हुआ है इस तरह से, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, उसके ऊपर एक स्मॉल रेडियस का, उसी के एक्सिस के अलावा स्मॉल रेडियस का लूप रखा हुआ है, कंडक्टिंग लूप, दोनों को एक्सियल है। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड पूछ रहा है। कैसे, जब इस रेसिस्टेंस को मूव करवाएंगे तो सर्किट से करंट चेंज होगा, रेसिस्टेंस चेंज करवाएंगे तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा इससे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यही पूछा था क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से यहीं से एक्सप्लेन करता हूँ। तो डायग्राम वही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूँ। तो देखो मैं बैटरी कैसे कनेक्ट करता हूँ।
करंट मैं यही रखूं, करंट यही रखूं, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल ये, इस तरह से। अगर मैं इस जॉकी को इधर ले जाऊंगा तो सर्किट का करंट रेसिस्टेंस घटेगा, इधर ले जाऊंगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अब वो क्वेश्चन क्या है, अगर इसमें करंट मान लो वेरिएबल रेसिस्टेंस ना होता तो इसमें करंट कांस्टेंट, तो इससे फ्लक्स कांस्टेंट, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन कह रहा है इसमें करंट चेंज करने के लिए इस जॉकी को मूव करवाया जा रहा है। अब मूव किधर करवाया जा रहा है, किधर भी मूव करवा सकते हैं, क्वेश्चन इसी वर्मा का देख लेना, इधर भी मूव करवा सकते हैं, इधर भी मूव करवा सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड से। सिर्फ डायरेक्शन की वजह से इसमें जो ईएमएफ चेंज होगा उसका पोलरिटी चेंज हो जाएगा। एक डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोलरिटी बनेगा, दूसरे डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग बैटरी का पोलरिटी चेंज हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। इसका रेसिस्टेंस भी बताया है, इस सर्कुलर लूप का रेसिस्टेंस कैपिटल आर। ये जॉकी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। सपोज, अच्छा इसका पूरे का रेसिस्टेंस बोल रहा है, इसके रेसिस्टेंस को मैं, इसके रेसिस्टेंस को R1 बोल देता हूं और इस रेसिस्टेंस को मैं टोटल रेसिस्टेंस को R बोलता हूं। इसका लेंथ नहीं दिख रहा है डायग्राम, अब डायग्राम दिख रहा होगा। पूरे का रेसिस्टेंस R, पूरे का रेसिस्टेंस R, इस रेसिस्टेंस का लेंथ L। सपोज रेसिस्टेंस t=0, ये जॉकी t=0 पर यहां से चलना शुरू किया था और सपोज इधर ही चल रहा है, t=0 पर यहां था जॉकी, t=0 पर जॉकी यहां था और t टाइम पर कहीं यहां पर है, t टाइम पर। तो कितना डिस्टेंस ये चला, देखो तो x डिस्टेंस चला t टाइम में। तो मैं t टाइम पर इस सर्किट में करंट देखता हूं, इस सर्किट में इस बैटरी का ईएमएफ E। तो करंट कैसे देखते हैं, यही तो करंट होगा टी टाइम पर। तो टी टाइम पर करंट ईएमएफ E अपॉन रेसिस्टेंस, इस सर्कुलर लूप का रेसिस्टेंस R1 और ये वाला रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस मैं कैसे लूं, ध्यान से देखो, अपने को इतना ही रेसिस्टेंस लेना है। तो ये टोटल L लेंथ था, L लेंथ का रेसिस्टेंस R, यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस R/L, L - X का रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस इसका लेंगे, ये रेसिस्टेंस जो बनेगा वही ये बनेगा, और ये रेसिस्टेंस सीरीज में। ये हो गया करंट। अब करंट चेंज होना चाहिए, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होना है, तो जाहिर से फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज होने के लिए इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, और इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के लिए ये करंट चेंज होना चाहिए।
तो अपने को पता है कि डी आई बाई डी टी का जरूरत पड़ेगा, तो मैं डी आई बाई डी टी फाइंड ही कर लेता हूं यहां से। नहीं पता चल रहा है तो आगे देख लोगे तुम। मुझे पता चल रहा है कि अपने को डी आई बाई डी टी चाहिए, क्योंकि देखो ना ई एम एफ इक्वल टू कैसे लिखेंगे, इसमें ई एम एफ लिखना है ना, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहले इससे फ्लक्स लिखो, तो फ्लक्स क्या हो जाता है एम आई, और ई एम एफ इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन। तो अपने को डी आई बाई डी टी चाहिए, ये पहले से अपने को पता होना चाहिए। नहीं पता तो फिर तुम यहां से ये लिखोगे, इससे ई एम एफ देखना है तो इससे फ्लक्स देखोगे, और फ्लक्स कैसे, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो पता चल गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मुझे पहले से पता है तो मैं पहले डिफ्रेंशिएट कर लेता हूं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने आता होगा तुम्हें, और नहीं आता है तो ये गलत बात है, क्योंकि मैथमेटिक्स तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो। तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, चेन रूल से करेंगे। ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर करता हूं। अब ये तो अपने को पता ही चल गया है, इसकी जरूरत भी नहीं है। तो क्या बनेगा अपने को, ई इतना का पावर -1 का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, और फिर इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। तो मैं चेन रूल लिखने जा रहा हूं। ई इसको अगर मैं जेड मान लूं, तो जेड का पावर -1 का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में, और dz अपॉन dt। तो ये कितना हो जाएगा, जेड का पावर -1 का डिफरेंशिएशन -1/z², और z इसी को माना था, यानी कि r1 प्लस r/l l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इनटू इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो r1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, r1/l कांस्टेंट है, r/l कांस्टेंट है, l का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या, dx अपॉन dt। और देखो तो t = 0 पर यहां है, t टाइम पर यहां है, x क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जिस रेट से x इंक्रीज कर रहा है उसका रेट ऑफ इंक्रीज कितना, v। रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to time, rate of change of x is called velocity। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, ये बन जाएगा v। ये मैं हटा लेता हूं। अब अपने को पता चल गया di/dt कितना हुआ, माइनस और माइनस प्लस r/l v। ये हो गया di/dt। अब मैं ज्यादा नहीं लिखता, अभी लिखा हुआ था इससे फाई = mi, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स, जहां m का वैल्यू तुम्हें पहले से बता दिया था, फाई = mi, m पता है अपने को, d∅/dt = m di/dt।
और डी आई बाई डी टी का यहाँ वैल्यू रख देंगे, और ई एम एफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। खैर अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो फाइनली इसमें जो ई एम एफ प्रोड्यूस होगा माइनस डी फाइव बाई डी टी, और वो कितना माइनस हो जाएगा, एम का वैल्यू तो अपने को पता है, डी आई बाई डी टी यहाँ से एम का वैल्यू रख देना आर वी अपॉन एल आर वन प्लस आर बाई एल एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही ईएमएफ आया। अब ध्यान देना, तुम एसी वर्मा का क्वेश्चन देखोगे, मैंने ऐसे ही लगाया था जॉकी। t इक्वल टू 0 पर जॉकी यहां था, तो तुमसे पूछ देगा ईएमएफ प्रोड्यूस डिफरेंट पोजीशन पर। t इक्वल टू 0 पर जॉकी कहाँ, t इक्वल टू 0 पर ईएमएफ कितना, तो t इक्वल टू 0 पर x 0, यही तो मैं x लिख रहा था t टाइम पर, तो जॉकी t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, मतलब x क्या हो जाएगा 0। तो e एट t इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 कर दो, बस इतना चेंजिंग करो। ऐसा भी बोल रहा था क्वेश्चन में कि x इक्वल टू एल बाई 2 पर बताओ, जब ये एल बाई 2 पर पहुंच जाए, मिड पॉइंट पर चौकी पहुंच जाए रेसिस्टेंस के, तब ईएमएफ बताओ। तो यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एससी वर्मा का ये क्वेश्चन तुम देख लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब बेसिक तरीके से चलने का तरीका क्या है, मैंने तो एम पहले से फाइंड कर लिया, इसलिए कंपेयर कर लिया था, क्योंकि एम पहले से पता था। अगर हम लोग बेसिक मेथड से चलते तो इसके कारण इससे फ्लक्स लिखते, तो फ्लक्स कैसे लिखते, इसका हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखते, जो कि प्रीवियस केस में किए थे। मैग्नेटिक फील्ड से इसे फ्लक्स लिखते, और जो फ्लक्स आता उसको एम आई नहीं कहते हम, फ्लक्स में समथिंग कांस्टेंट इनटू आई आया था। अब यहीं से डी फाइव बाई डी टी कर देते, ये तो कांस्टेंट था डी आई बाई डी टी। और ये कांस्टेंट रह जाता, और इसी को ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, जो ये वैल्यू आया है यहाँ, इससे वो रख देते। तो अपने को पता चल गया कि डी आई बाई डी टी चाहिए, तो फिर आई लिखते, किसी टाइम पर मैं आई लिखता और फिर उसको डी आई बाई डी टी फाइंड करता, जो कि मैं सारा काम किया हूं। तो इस तरह से इसमें ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ईएमएफ पता चल गया, तो इसका अगर रेसिस्टेंस दे दे, इसका रेसिस्टेंस आर डैश दे दे, तो जो भी ईएमएफ आया है ई अपॉन रेसिस्टेंस आर डैश करंट बन जाएगा इसमें। तो जो भी फाइंड करने के लिए इसमें पूछा होगा वो सारा सॉल्व कर लेना इसका, एसी वर्मा का। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग करते थे, कैपेसिटर का ग्रुपिंग करते थे, वैसे इंडक्टर का भी ग्रुपिंग करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे हम लोग क्या, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स।
इसको मैं जनरल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो सिंपल मेथड से भी होता है। सिंपल मेथड से कुछ इस तरह से है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, L1 L2 L3। तो कैसे लिखेंगे देखो तो, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है किसी इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ। तो ये भी बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ये भी बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ये भी बैटरी की तरह बिहेव करेगा। करंट इंक्रीज कर रहा होगा तो ये, तो इसके लिए भी ये, इसके लिए भी ये। डिक्रीज कर रहा होगा तो सपोर्टिंग में करंट डिक्रीज कर रहा होगा तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 या E1 प्लस E2 प्लस E3। तो मैं कैसे लिखूंगा, E नेट E1 प्लस E2 प्लस E3, और E कैसे लिखते हैं, माइनस L1 डी आई बाई डी टी माइनस L2 डी आई बाई डी टी माइनस L3 डी आई बाई डी टी। और नेट कितना, L इक्विवेलेंट, सबके बदले L इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट इंडक्टर से करंट आई तो उसका करंट का चेंज माइनस साइन के साथ, सभी से डी आई बाई डी टी माइनस साइन के साथ कॉमन कर लो। L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। जस्ट लाइक रेसिस्टेंस की तरह। तो L इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में L1 प्लस L2 प्लस L3 जितना भी रहे इस तरह से देख लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक इंडक्टर दूसरा इंडक्टर, अगर ये करंट आई है L1 L2, सपोज यहां से करंट का डिवीजन I1 I2, तो मैं कैसे बोल सकता हूं I इक्वल टू I1 प्लस I2। डी आई बाई डी टी इक्वल टू डी I1 बाई डी टी प्लस डी I2 बाई डी टी। E कैसे लिखते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई बाई एल। जो ईएमएफ इसके क्रॉस होगा वही ईएमएफ इसके क्रॉस होगा, क्योंकि दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम, इधर भी दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम। तो जो ईएमएफ ये बनने वाला है वही ईएमएफ ये बनने वाला है। और इक्वल ईएमएफ हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल के बराबर हो जाता है।
अगर दोनों ईएमएफ इक्वल हो तो पैरेलल में ई इक्विवेलेंट इंडिविजुअल के बराबर हो जाता है, यानी कि इंडिविजुअल का ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ सिस्टम का सब सेम होने जा रहा है। तो डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या, ई बाई एल इक्विवेलेंट, ई बाई एल इक्विवेलेंट, माइनस साइन के साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ई बाई एल वन माइनस ई बाई एल टू, ई कॉमन कर लो माइनस कॉमन कर लो, 1 अपॉन एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन एल वन प्लस 1 अपॉन एल टू। ये हो गया एल इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो रेसिस्टेंस के जैसा देख सकते हैं इंडक्टर का कॉम्बिनेशन, सीरीज में सीरीज की तरह और पैरेलल में पैरेलल की तरह, रेसिस्टेंस जैसा। यहाँ दो मैंने जो सीरीज में दिया था इंडक्टर, तो देखो तो इन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो सकता है। तो एक तो ईएमएफ सेल्फ के कारण होगा और एक म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो कह सकते हैं इसमें दो दो ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, सेल्फ के कारण म्यूचुअल के कारण, इसमें भी सेल्फ के कारण म्यूचुअल के कारण। तो जो एल इक्विवेलेंट लिखते हैं हम लोग, वो सेल्फ के कारण भी आता है, फंक्शन L1 L2 और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी। लेकिन अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी नीट में कभी कभी पूछ देता है। तो आईआईटी में तो पढ़ना नहीं है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, मैं डायरेक्ट सिचुएशन बता देता हूं कि क्या होता है। तो इस कंडीशन में एल इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, L1 प्लस L2 प्लस म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ईएमएफ जो बनता है, तो इसके कारण इसमें और इसके कारण इसमें, तो दो बार लिखते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन इसमें करंट देकर इसमें देखो या इसमें करंट देकर के इसमें देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आने वाला है दोनों का। इसलिए हम लोग इसका भी एम और इसका भी एम, दो एम लेते हैं। और यूनिट वाइज तो तुम्हें पता है कि जो यूनिट इसका है वही यूनिट ये है, जो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट। यहाँ 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसके कारण इसमें। अब प्लस माइनस हम लोग दोनों लेते हैं, तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर किया जाए और सीरीज में इंडक्टर हो, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये लिखते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी कंसीडर किया जाए तो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये लिखते हैं। अब प्लस कब यूज करते हैं, माइनस कब यूज करते हैं। ये सिचुएशन कब यूज करते हैं, जब करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में हो। इसमें करंट ये है और इसमें करंट देखो ये उल्टा है। इसमें करंट मैं कैसे दिया हूं, ऐसे, और इसमें करंट ऐसे। तो निगेटिव साइन के लिए कब यूज करते हैं, जब दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो। फॉर डिफरेंट डायरेक्शन
of current in the two coils, in the two coils, और इसमें for same direction of current. तो जब म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर करेंगे तो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस सीरीज में ये लिखा करेंगे हम लोग। करंट सेम हो तो प्लस साइन के साथ, करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस साइन के साथ। यहां पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेट होता है, बस रट लेना। कैसे आता है बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फार्मूला बहुत पूछेगा तो फार्मूला ही पूछेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे लिखते हैं के √L1L2। यहां से पूछा जा सकता है किसी के लिए भी, इसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट। अब कपलिंग कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इस k का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक होता है। 0 का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ ही नहीं। म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू k √L1L2। तो ये क्या बता रहा है? नो फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स, नो फ्लक्स लिंकेज। और ये क्या है? 1 कब होता है? टोटल फ्लक्स लिंकेज। मतलब एक में करंट दे रहे हैं और दूसरे में फ्लक्स देख रहे हैं, तो इसमें नो फ्लक्स मिल रहा है। 0 का मतलब कपलिंग कांस्टेंट, 0 का मतलब एक में करंट दे रहे हैं तो दूसरे से कोई फ्लक्स नहीं मिल रहा अपने को। और कपलिंग कांस्टेंट 1 मतलब एक में करंट दे रहे हैं तो दूसरे से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है। अब इसको डायग्राम से मैं दिखाता हूं। ये है करंट दिया और मैं ये लूप ले रहा हूं, एक बड़ा छोटा कोई भी साइज का ले लो। तो देखो, तो ये है, ये वाला ये है और ये है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर दो या इधर दो, मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा, ये बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड या इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इससे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्या? इससे मैग्नेटिक फ्लक्स होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये या ये होना चाहिए। तो इसमें अगर करंट देंगे तो मैग्नेटिक, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा। तो देख लो, इसमें करंट दे रहा हूं तो इससे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बन रहा है। और टोटल फ्लक्स लिंकेज का मतलब है ये, दोनों को मैंने कैसे रखा हुआ है, इस तरह से। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इससे है वो सारा का सारा इससे पास कर रहा है। तो ये टोटल फ्लक्स लिंकेज। बाकी के केस में जैसा कि ये दिखा रहा था मैं, तो देखो, तो सारा का सारा फ्लक्स, सारा जितना भी फील्ड इससे पास कर रहा है सारा का सारा इससे नहीं पास कर रहा है। तो यहां पर कपलिंग कांस्टेंट 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो ये तुमसे पूछ सकता है, क्वेश्चन दे दे, इसी केस के लिए पूछ ले, कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू बताओ। इसके लिए 0, इसके लिए 1। अगर इसके लिए पूछ दे तो बोलेंगे कि 0 से 1 के बीच कुछ भी होगा। तो जो हम लोग लिख रहे थे अब सेल्फ इंडक्टेंस, वो कपलिंग कांस्टेंट
म्यूचुअल इंडक्टेंस को सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में लिखते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m, m की जगह k अंडर रूट L1 L2। फाइनली ये आया। प्लस करेंगे सेम डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, माइनस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए। एक कॉन्सेप्ट और करने जा रहे हैं हम लोग। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिखाया था एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और उसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रहा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। याद करो ये मैंने कैपेसिटर के हेल्प से लिखा था, इसका एनर्जी लिख दिया और ये वॉल्यूम। वैसे ही मैं इंडक्टर लेता हूं, करंट देता हूं, इसमें कितना मैग्नेटिक एनर्जी होगा, हाफ एल आई स्क्वायर। इसका लेंथ एल तो इसका वॉल्यूम लिख लो, इसका रेडियस मान लेता हूं मैं आर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। तो एनर्जी डेंसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी कितना हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम कितना पाई आर स्क्वायर एल। अब याद करो एल मैंने कैसे लिखा था, इसका म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। यही लिखा था मैंने, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल आई स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये यू। अब ध्यान देना नीचे एल भी था, एल से एल कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, एक मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, यही चीज मिल जाएगा अपने को। ये देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है बी। याद रखने का तरीका क्या, वहां पर क्या होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो बहुत हद तक याद रखा जा सकता है, सिर्फ ये ऊपर है तो ये ऊपर नहीं है, बस इतना का फर्क है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था, यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी है।